नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल में आज बात एक ऐसे शख्स की जो दिन में तो कंप्यूटर सेंटर चलाता था, लेकिन रात में वो बन जाता था तांत्रिक। वो तंत्र मंत्र का दिखावा करता, लोगों की परेशानियों को दूर करने का दावा करता। वो लोगों से तंत्र क्रिया के नाम पर मोटी रकम वसूलता और बदले में वो देता बेरहम मौत। मौत भी ऐसी वैसी नहीं, बड़ी बेरहम मौत होती थी। क्रिमिनल में आज देखिए तंत्र मंत्र और साइनाइड वाली साजिश। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जो रातों रात अमीर बनना चाहता था। यूं तो वो एक कंप्यूटर सेंटर चलाता था, लेकिन इससे कहां वो अमीर हो जाने वाला था। जल्द ही उसके इसी लालच ने पहचान लिया कि यह लालच ही उसे अमीर बनाएगा, पैसे वाला बनाएगा। बस फिर क्या था, उसने लोगों के लालच का सहारा लिया और बन बैठा साइनाइड वाला तांत्रिक। एक तांत्रिक जो देता था झांसा, अमीर बनाने के नाम पर फांसा। 3 लोगों का बेरहमी से मर्डर, गंगा जल में मिला देता था जहर। तंत्र मंत्र और पैसों की बरसात, एक तांत्रिक की खौफनाक वारदात। पैसे कमाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, लेकिन कई बार पैसे कमाने का लालच इंसान को ऐसे शॉर्टकट की तरफ ले जाता है जहां अंजाम होता है खौफनाक मौत। एक ऐसी मौत जिसे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। ये जानते समझते हुए भी पैसों की भूख लोगों को अक्सर मौत के इस वन वे पर ले जाती है जहां जिंदगी की तरफ कोई यू टर्न नहीं होता। क्रिमिनल में आज कहानी ऐसे ही लालच और तंत्र मंत्र की, जिसमें 3 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। तारीख 27 नवंबर 2024, जगह रायपुर का अभनपुर। रायपुर के अभनपुर का खोरपा इलाका। एक युवक भागा भागा एक घर में आता है। बेचैनी और हड़बड़ी के साथ वो आते ही घर वालों को जानकारी देता है कि उनके बेटे की लाश जंगल में पड़ी है। इतना सुनते ही घर वालों के होश उड़ जाते हैं। खबर सुनते ही वो लाश वाली जगह पहुंचते हैं। वहां वाकई एक शख्स की लाश पड़ी थी, एकदम सुनसान, और बगल में ही पड़ा था तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक का सामान। जिस शख्स का शव बरामद हुआ था वो थे 37 साल के नरेंद्र साहू। पुलिस को मामले की जानकारी दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और नरेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। शव बिल्कुल ठीक हालत में था। पुलिस भी देखकर अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि ये हत्या थी या फिर झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के चक्कर में दी गई खुद की बलि। पुलिस को बेसब्री से पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का इंतजार था। पीएम रिपोर्ट आई, मौत की वजह हार्ट अटैक। अभनपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि पास की ही नर्सरी में एक लाश पड़ी हुई है, जिसके बाद टीम को गठित किया गया। टीम मौके वारदात पे पहुंची और लाश को सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और मौके वारदात से एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम के जरिए जो साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों के आधार पे सबसे पहले जो लाश मिली थी उसकी शिनाख्त कराई गई। जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछताछ की गई तो पता चला जो लाश है वो नरेंद्र साहू की है। पुलिस की पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन, एफएसएल रिपोर्ट में पुलिस को पहले शक जरूर हुआ कि ये हत्या हो सकती है, लेकिन जो जांच रिपोर्ट आई उस जांच रिपोर्ट में ये बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से हत्या हुई है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन आगे चलती रही तो फिर उसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सवाल ये था, क्या नरेंद्र बीच जंगल में अंधेरी रात में झाड़ फूंक करने आया था, कोई तंत्र विद्या करने आया था, जिस दौरान उसे हार्ट अटैक आया? पुलिस इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी। शायद केस क्लोज करने की तैयारी भी थी, क्योंकि ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी और न ही नरेंद्र की मौत अप्राकृतिक लग रही थी। उधर परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था।
नरेंद्र की पत्नी तारिणी साहू भी अपनी किस्मत को कोस रही थी। शादी के सिर्फ 4 साल बाद ही उनका सुहाग उजड़ गया था। तो क्या ये केस यहीं खत्म होने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नरेंद्र साहू की मौत के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 29 नवंबर 2024 को पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। आखिर क्या खबर थी ये? इस खबर का नरेंद्र साहू से क्या रिश्ता था? क्या ये नई सूचना नरेंद्र की मौत के राज से पर्दा उठा सकती थी? बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। नरेंद्र साहू की लाश मिलने के बाद से परिवार बिलख रहा था और पुलिस परेशान। पुलिस नरेंद्र की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक थी, मगर सवाल यह था कि नरेंद्र अकेले जंगल में क्या कर रहा था। तभी पुलिस को मिली एक चौंकाने वाली जानकारी। क्या थी यह खबर, दिखाते हैं आपको। 27 नवंबर 2024 को रायपुर के अभनपुर के फरेंगा भाटा इलाके में एक शव संदिग्ध हालत में मिला था। मरने वाले का नाम था नरेंद्र साहू। मौत की वजह निकलकर सामने आई हार्ट अटैक। लाश मिलने वाली जगह कुछ सामान पड़ा था, तंत्र मंत्र का सामान। पुलिस के सामने सवाल था, क्या जंगल में तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक की क्रिया करते हुए नरेंद्र को साइलेंट अटैक आया, या फिर अंधेरी रात में जंगल में नरेंद्र ने कुछ ऐसा देखा जो शायद इस दुनिया से परे की चीज थी, या फिर इन सब के पीछे कोई और ही कहानी थी। पुलिस इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी, लेकिन तभी ठीक 2 दिन बाद 29 नवंबर 2024 पुलिस को एक और खबर मिली। इस खबर ने अभनपुर पुलिस को हिला कर रख दिया। फोन करने वाले ने जानकारी दी कि अभनपुर के ही राखी इलाके में एक शख्स का शव पड़ा है। ये सूचना मिलते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस फौरन राखी इलाके में पहुंची। वहां भी जंगल में ही एक शव पड़ा था। उस शव को देखकर पुलिस हैरान रह गई। इस हैरानी की वजह ये थी कि ये मामला भी नरेंद्र साहू की तरह ही लग रहा था। दोनों शव जंगल में संदिग्ध हालत में पड़े थे। जगह अलग थी, लेकिन हालत एक जैसी। दोनों जगहों पर तंत्र मंत्र का सामान पड़ा था। दोनों शव अकेले थे, कोई और निशान नहीं। दोनों ही जगहों पर कोई संघर्ष का सबूत नहीं। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन की तफ्तीश की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर दूसरी तरफ पुलिस शव की शिनाख्तगी में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने शिनाख्त करने में सफलता हासिल कर ली। ये दूसरा शव था हंसराम साहू का। शव की शिनाख्त तो हो चुकी थी, लेकिन 2 सवाल अभी भी खड़े थे। पहला ये कि हंसराम की मौत कैसे हुई, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये महज इत्तेफाक था कि अभनपुर इलाके में ही 2 अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग लाशें मिलती हैं और दोनों की मौत एक जैसी ही दिखाई दे रही थी। इस बार भी पुलिस को हंसराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। रिपोर्ट आ गई और इस बार भी रिपोर्ट में मौत की वही वजह थी जिसका पुलिस अंदाजा लगाए बैठी थी, हार्ट अटैक। पुलिस समझ गई थी कि यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई तो था इसके पीछे, कोई तो था जिसकी वजह से 3 दिनों के अंदर 2 लोगों को मौत मिली। पुलिस जांच कर रही थी। कई सवाल अनसुलझे थे। दोनों शवों में क्या संबंध था? क्या दोनों एक दूसरे को जानते थे? क्या दोनों ने अपनी जान खुद दी थी? वो तंत्र मंत्र कर क्या हासिल करना चाहते थे? क्या इस क्रिया में वो सफल हो पाए? क्या कोई और भी क्रिया के दौरान वहां मौजूद था? क्या ये एक खौफनाक और ब्लाइंड मर्डर था? क्या उसी ने उन दोनों को मौत के घाट उतारा? क्योंकि दोनों लाशों की हालत एक जैसी थी, एक ही जैसे घटना स्थल और वहां से मिला सामान भी एक जैसा। पुलिस दोनों ही मामलों को जोड़कर आगे बढ़ने लगी, लेकिन कुछ चुनौतियां भी थीं। घटना स्थल पर घना जंगल था। वहां कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं था। किसी ने उन दोनों को आते जाते नहीं देखा। घर वालों को भी पूरी जानकारी नहीं थी। ना कोई सबूत था, ना ही गवाह, न लूट के निशान थे और न ही संघर्ष के। पुलिस इन्हीं चुनौतियों से जूझते हुए अनसुलझे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन 2 दिन बाद भी पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। और फिर 2 दिन बाद पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिली। ये खबर आई थी अभनपुर से 55 किलोमीटर दूर मौजूद रुद्री इलाके से। क्या थी ये खबर? क्या इस बार फिर किसी और का शव मिलने वाला था? आखिर ऐसी क्या सूचना थी जिसने अभनपुर पुलिस को धमतरी के रुद्री संपर्क करने को मजबूर कर दिया? इस सवाल का जवाब आपको चौंका देगा। जानने के लिए देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। तीन दिन के अंदर पुलिस को 2 लाशें मिल चुकी थी। अब तक पुलिस को 2 लाशों के बारे में जानकारी मिल चुकी थी। एक लाश हंसराम की थी तो दूसरी नरेंद्र की। दोनों की मौत की एक ही वजह थी और वो थी हार्ट अटैक। लेकिन यह वजह पोस्टमार्टम में थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थी। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि क्या वाकई ये मौतें हार्ट अटैक से ही हुई हैं? क्योंकि वहां जहां जंगल में इन दोनों के शव मिले वहां ना तो किसी संघर्ष के निशान थे, ना किसी लूट के, ना किसी अन्य चीजों के। तो फिर सवाल यह था कि वहां जंगल में वो दोनों करने क्या गए थे? और तीसरा और अहम सवाल, जो रुद्री से खबर आई थी वो पुलिस के लिए चौंकाने वाली क्यों थी? यह रिपोर्ट देखिए। तारीख 2 दिसंबर 2024। जगह धमतरी जिले का रुद्री इलाका। किसी ने रुद्री पुलिस को फोन किया कि वहां एक होटल के बाहर एक बाइक लावारिस हालत में खड़ी है। बाइक में लॉक लगा हुआ था और आसपास कोई मौजूद नहीं था। रुद्री पुलिस मौके पर पहुंची। बाइक मौजूद थी लेकिन बाइक का मालिक गायब। होटल के पास ही सुनसान इलाका था। पुलिस वालों ने उसी सुनसान इलाके की तरफ रुख किया। अचानक उन्हें थोड़ी बदबू महसूस होने लगी। आगे बढ़ते हुए ये बदबू और तेज हो गई। पुलिस को किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। वो उस बदबू का पीछा करने लगे। तभी घने जंगल में उन्हें दिखी एक लाश। पुलिस ने देखा शव के सिर पर चोट के गहरे निशान थे और वहीं पड़ा हुआ था तंत्र मंत्र का सामान। इस मंजर को देखकर रुद्री पुलिस सन्न रह गई। उन्हें एक हफ्ते में हुई 2 मौतों की खबर थी। जानकारी अभनपुर पुलिस से साझा की गई। उधर अभनपुर पुलिस रुद्री के लिए रवाना हो गई तो साथ ही यहाँ रुद्री पुलिस बाइक की मदद से शव की शिनाख्त में जुट गई। कोशिशें रंग लाई और लाश की शिनाख्त कर ली गई। ये थे वीरेंद्र देवांगन। वीरेंद्र देवांगन पेशे से किसान और छोटी मोटी ठेकेदारी का काम। अब पुलिस के सामने वही चुनौती फिर सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार 2 चीजें अलग थी। पहली, शव के सिर पर चोट के निशान थे और दूसरा, होटल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज। पुलिस जानती थी कि हो ना हो ये हत्या ही है, लेकिन पोस्टमार्टम कराना जरूरी था। पीएम रिपोर्ट आई, सिर पर तेज वार और हार्ट अटैक। यानी हार्ट अटैक वाली बात कॉमन निकली। एक हफ्ते के अंदर 3 हत्या की वारदातें। दोनों जिलों की पुलिस सरगर्मी से मामले की जांच में जुट गई। तभी रुद्री पुलिस के हाथ लगा एक सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में नजर आया कि वीरेंद्र आखिरी बार एक शख्स के साथ दिखे। उन्होंने उस शख्स से हाथ मिलाया और फिर दोनों वहां से साथ साथ चले गए। यानी वीरेंद्र उस शख्स को जानते थे। सवाल ये है कि वो कौन था जो वीरेंद्र को अपने साथ ले गया था? क्या उसी ने वीरेंद्र को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने आसपास उस शख्स के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। पहचान हो चुकी थी। ये शख्स था सुखवंत साहू और खुब्बू। जांच के दौरान पुलिस को मिला एक अहम सबूत। सुखवंत का मोबाइल नंबर वीरेंद्र के मोबाइल में सेव था। डिजिटल फुटप्रिंट्स का भी खुलासा हो गया। घटना के वक्त सुखवंत और वीरेंद्र की लोकेशन भी सेम थी और सीसीटीवी में तो वीरेंद्र के साथ नजर आया ही था। इन्हीं सबूतों के दम पर पुलिस ने सुखवंत को उठा लिया। अब सुखवंत उर्फ खुब्बू पुलिस हिरासत में था। पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की और फिर जो खुलासा सुखवंत ने किया उसने सबको हैरान कर दिया। सुखवंत ने बताया कि उसी ने अभनपुर के भरेंगा भाटा की नर्सरी में नरेंद्र साहू को मौत के घाट उतारा था और उसी ने धमतरी के रहने वाले वीरेंद्र देवांगन की भी हत्या की थी। लेकिन वो हंसराम साहू की हत्या की बात नकारता रहा। पुलिस ने जब उससे पूछा कि उसने क्यों उन लोगों की हत्या की तो उसने वो राज खोला जो आपको भी हैरान कर देगा। सुखवंत ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो दुर्ग के धनोरा में किराए के मकान में रहता था। वहाँ वो एक कंप्यूटर सेंटर चलाता था
और साथ में तंत्र मंत्र का भी काम करता था। वो लोगों को बताता था कि वो तांत्रिक है और उसके पास हर समस्या का समाधान है। इसी झांसे में पहले नरेंद्र साहू आए, फिर हंसराम साहू और तीसरा नंबर था धमतरी के पदमपुर इलाके के वीरेंद्र देवांगन का। हमारी टीम दुर्ग के उसी धनोरा इलाके में पहुंची जहां सुखवंत साहू उर्फ खुप्पू रहता था। और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे होंगे वही सीरियल किलर सुखवंत साहू यानी कि खुब्बू का घर था। और वो अपने परिवार 6 लोगों के परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसके दादा दादी, पिताजी, पत्नी और 2 बेटियां शामिल हैं। घर वालों को बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता था कि जो खुब्बू है या सुखवंत साहू वो कितना क्रिमिनल है। जब पुलिस घर पर पहुंची तब इस पूरे बात का खुलासा हुआ और जिसको सुनने के बाद घर वाले भी सख्ते में आ गए थे। ये रूम आप देखिए, तब से पुलिस ने इसको सील करके रखा है। बताया जा रहा है कि यहीं सुखवंत साहू के द्वारा कंप्यूटर दुकान संचालित किया जाता था। दिन में वो कंप्यूटर चलाने का ढोंग करता था और रात को फिर कथित तौर पर तांत्रिक क्रियाओं को यहीं से अंजाम दिया करता था। आज ये कमरा सील है, लेकिन धनोरा में किराए के मकान में बने इसी कमरे में सुखवंत यूं तो दिखावे के लिए कंप्यूटर सेंटर चलाता था। वो दिन में कंप्यूटर सेंटर चलाता, लेकिन रात में वो बन जाता था तांत्रिक। वो दावा करता था कि वो लोगों को उनका प्यार दिला सकता है, उन्हें निरोग बना सकता है, उन्हें अमीर बना सकता है, यानी पैसों की बारिश कर सकता है। उसका सबसे पहला शिकार बने अभनपुर के खोरपा इलाके में कंप्यूटर सेंटर चलाने वाले नरेंद्र साहू। नरेंद्र पर घर की जिम्मेदारियां थी, बूढ़ी माँ, पत्नी, छोटा सा बच्चा और 2 अविवाहित बहनें। नरेंद्र को पैसों की जरूरत थी और इसीलिए वो सुखवंत के झांसे में आ गई। पैसों की बरसात कराने के नाम पर सुखवंत ने हवन पूजन की प्रक्रिया के बहाने नरेंद्र से करीब 3 लाख रुपए ले लिए और बदले में करोड़ों रुपयों की बारिश का दावा किया। कई दिन बीत गए, ना तो पैसे बरसे और ना ही वो 3 लाख ही मिले। परेशान नरेंद्र ने सुखवंत से अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। बार बार के तकादे से परेशान सुखवंत ने रची एक खौफनाक साजिश। वो नरेंद्र को रास्ते से हटा देना चाहता था, पर कैसे? उसने नरेंद्र साहू की हत्या की, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नरेंद्र की तरह ही वीरेंद्र को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। हत्याएं एक जैसी, लेकिन सवाल यह था कि आखिर हत्यारे ने इन दोनों हत्याओं को अंजाम कैसे दिया था। यकीन मानिए, यह जानकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि यह तरीका जितना कातिलाना था उतना ही शातिराना। और इसका अंदाज आप इस बात से लगा लीजिए कि वो तो हत्या कर रहा था, लेकिन लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह हार्ट अटैक आ रही थी। तो ऐसा कैसे हो रहा था, यह जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। अभनपुर के खोरपा इलाके के रहने वाले नरेंद्र साहू बार बार सुखवंत से अपने वो 3 लाख रुपए मांग रहे थे, जो सुखवंत ने उनसे पैसों की बारिश कराने के नाम पर मांगे थे। लेकिन सुखवंत वो पैसे लौटाना नहीं चाहता था। उसके मन में अब एक ही सवाल था, वो कैसे नरेंद्र को शांत करे। इसका एक ही जवाब था, नरेंद्र को हमेशा के लिए शांत कराना। इसके लिए वो हत्या की साजिश रचने लगा। उसने एक टीवी सीरियल पर देखा, अगर सीमित मात्रा में साइनाइड से किसी की हत्या की जाए तो कोई निशान नहीं मिलता और मौत की वजह हार्ट अटैक आती है। शातिर सुखवंत ने ऑनलाइन एक साइट से साइनाइड की बोतल मंगाई। छोटी शीशी में पाउडर आ चुका था। जांच में सामने आया कि श्योर होने के लिए सुखवंत ने पहले किसी छोटे जानवर पर उसे टेस्ट किया। उसकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। उस बेजुबान ने दम तोड़ दिया था। अब सवाल यह था कि नरेंद्र क्यों खुद से जहर खाएगा। इसके लिए उसने रची एक और साजिश। उसने एक छोटी शीशी ली, उसमें थोड़ा पानी लिया और उसमें मिला दिया वही साइनाइड। घटना वाले दिन उसने तंत्र मंत्र का दिखावा किया और कहा कि पूजा तभी पूरी होगी जब वो गंगा जल पिएगा। पर नरेंद्र को क्या मालूम था कि वो गंगा जल नहीं बल्कि उसकी मौत का फरमान है। नरेंद्र वो जहरीला प्रसाद खाकर तड़प तड़प कर मर गया। सुखवंत ने नरेंद्र साहू को उससे लिए हुए पैसों की तंत्र मंत्र के जरिए बारिश कराकर पैसे देने को लेकर भरेंगा भाटा की इसी नर्सरी में उसे बुलाया और इसी जगह पर सबसे पहले जब लाश जो है नरेंद्र की देखी गई थी,
नरेंद्र को भरोसा था सुखवंत पर कि सुखवंत ने जो पैसे लिए हैं वो तंत्र मंत्र के जरिए उसे वापस कर देगा। इस भरोसे के जरिए वो यहाँ पर पहुँचा। सुखवंत ने यहाँ पर तांत्रिक क्रिया करने का दिखावा किया और उसे गंगा जल जिसमें पहले से साइनाइड मिला था उसे पीने के लिए दिया। नरेंद्र को भरोसा था कि जो सुखवंत कह रहा है वो सच है और उसने गंगा जल पी लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसमें साइनाइड मिला है और गंगा जल साइनाइड मिले पीने के बाद उसकी यहाँ पर तड़प कर मौत हो गई। और इस जगह से सुखवंत चला गया और अगले दिन जो स्थानीय लोग हैं भरेंगा भाटा के वो इस जगह पर पहुँचे नर्सरी में, क्योंकि ये पूरा इलाका सुनसान है और लोग सुबह के वक्त घूमने भी आते हैं। इस जगह पर नरेंद्र की लाश उन्हें मिली और उन्होंने जब देखा तो अभनपुर थाना पुलिस को सूचना दी कि इस नर्सरी में एक लाश अज्ञात पड़ी हुई है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँची और डेड बॉडी को लेकर उसका पोस्टमार्टम कराया और उसकी शिनाख्ती कराई गई और आगे की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस लग गई। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस के साथ सुखवंत को भी इंतजार था। रिपोर्ट में मौत की वजह वही हार्ट अटैक, यानी सुखवंत की साजिश कामयाब हो चुकी थी। उसे अचूक उपाय मिल चुका था। नरेंद्र अकेला नहीं था। 2 दिन बाद जो शव अभनपुर के ही राखी इलाके से मिला था वो भी सुखवंत के साइनाइड वाले प्रसाद की वजह से था। कुछ ऑनलाइन संदिग्ध वस्तु मंगाने का जो अनुष्ठान करता था, जो संदेही आरोपी था, उसके द्वारा मंगाने का कुछ मिला। उस क्लू को लेके आगे बढ़े हो और उस क्लू में एक अभनपुर के साथ साथ राखी का भी एक मामला और एक धमतरी का मामला, सिमिलर मामला, ऐसे कुछ मामले। तो उसमें जैसे जैसे डेवलप करते गए तो धमतरी वाले मामले में वो लिंकअप हुआ और उस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। तो एक झांसा दे के अनुष्ठान के माध्यम से, पूजा पाठ के अनुष्ठान के माध्यम से पैसा को अचानक बढ़ाकर ठगी करना और उससे उस अनुष्ठान की प्रक्रिया में जो लेन देन था वो लेके और उसको सामने से रास्ते से हटाने का उसने आरोपी ने प्रक्रिया किया था। उसमें काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस को अच्छी सफलता मिली थी। उसमें सुखवंत 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था, लेकिन सवाल ये था कि फिर वीरेंद्र के सिर पर सुखवंत ने वार क्यों किया? क्यों उसे भी साइनाइड देकर ही नहीं मारा गया? इसका जवाब आपको और हैरान कर देगा। पुलिस की पूछताछ में सुखवंत ने बताया कि धमतरी के पदमपुर का रहने वाला वीरेंद्र देवांगन भी उन्हीं लोगों में से एक था जो सुखवंत के झांसे में आकर पैसों की बरसात का इंतजार कर रहा था। लेकिन पहले नरेंद्र और फिर हंसराम की मौत ने वीरेंद्र के मन में शक पैदा कर दिया। उसे लगा कि हो ना हो सुखवंत ने ही उसे मौत के घाट उतारा है। इसी को लेकर वीरेंद्र सुखवंत को ब्लैकमेल करने लगा, लेकिन सुखवंत के पास तो अब किसी को भी शांत करने की अचूक तकनीक थी। उसने उसी तरह से वीरेंद्र को रुद्री के सुनसान इलाके में बुलाया। इस बार गंगा जल नहीं, उसे शराब पिलाई जिसमें साइनाइड था। जैसे ही वीरेंद्र ने शराब पी वो अपने होश खो बैठा। सुखवंत ने कहा कि वो कुछ सामान भूल गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। वो कुछ देर बाद वापस लौटा, लेकिन तब तक वीरेंद्र जिंदा था, वो तड़प रहा था। सुखवंत घबरा गया, उसे लगा कहीं वो बच ना जाए, इसीलिए उसने हेलमेट से वीरेंद्र के सिर पर तेज वार किया। इस बार वीरेंद्र बच नहीं सका। सुखवंत साहू जो व्यक्ति है उसके खिलाफ जो हत्या का मामला कायम हुआ था, थाना रुद्री के अंतर्गत हमको एक बॉडी मिली थी। जब हमने उससे पतासाजी किया, लास्ट कॉल डिटेल और उस समय उस एरिया के पूरे CCTV फुटेज खंगाले तो हमको एक व्यक्ति के बारे में पता चला था, वो था सुखवंत साहू। जब सुखवंत साहू से बहुत ही कड़ाई से पूछताछ किया गया तब यही बात समझ निकल कर सामने आई कि उसके द्वारा यह हत्या किया गया था और हत्या का जो तरीका था उसमें उन्होंने एक साइनाइड का उपयोग किया था। जब हमने पूछा ये साइनाइड कहाँ से आया तब उसके द्वारा ये बताया गया कि यह साइनाइड उसने इंडिया मार्ट के साइट से खरीदा है। और जब इस बात को हमने पूछा उसमें स्टोरी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, तो ये बात निकल के सामने आई कि उससे पहले उन्होंने 2 हत्याएं रायपुर में भी की हैं। सुखवंत के राज का पर्दाफाश हो चुका था। पुलिस ने नरेंद्र और वीरेंद्र की हत्या की गुत्थी सुलझा ली थी। हालांकि हंसराम वाले मामले में सुखवंत को आरोपी नहीं माना गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब भी सुखवंत साहू उर्फ खुब्बू सलाखों के पीछे है।
नरेंद्र और वीरेंद्र तो चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने रोते बिलखते परिवार। हमारी टीम अभनपुर के उसी खोरपा पहुंची जहां नरेंद्र अपना कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। वो सेंटर आज भी है। वहां अब उनकी पत्नी तारिणी साहू बैठती हैं। कहती है बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। वो रूंधे गले के साथ सुखवंत को फांसी देने की मांग करती है। मतलब बहुत मुश्किल हो गया है सर, क्योंकि अब मेरे यहाँ कोई पुरुष नहीं है कि घर चलाने वाला। हम सभी लेडीज़ हैं जो भी हैं। मेरे 2 ननंद है, 1 सास है, मेरा छोटा सा बच्चा है। और तो पूरी घर के खर्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। हाँ, तो क्या यहाँ पे मतलब आर्थिक स्थिति ना बहुत दिक्कत होती है सर। मतलब मुझे कुछ तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, यही चाहती हूँ, छोटे ही सही, लेकिन ताकि मैं अपने बेटे की अच्छे से परवरिश कर सकूँ। और मुझे कुछ भी आर्थिक सहायता आज तक भी नहीं मिला है। मुझे जो अपराधी है ना खुशवंत, उसे फांसी मिलना ही चाहिए सर। मेरे यही सबसे इच्छा, पहली इच्छा है, उसे फांसी ही मिलना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं हूँ और मेरा बच्चा है ना, उसका भी परिवार वैसे ही हो। बहुत तकलीफ होता है सर, पता है, जब ऐसे जिंदगी जीना। अभनपुर के बाद एनडीटीवी की टीम धमतरी के पदमपुर भी पहुंची। वीरेंद्र जहां के रहने वाले थे, आज भी बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लिए अपने बेटे का घर की दहलीज पर बैठकर इंतजार करती है। बूढ़े पिता की आंखों में भी आंसू है। माँ बाप कहते हैं कि जवान बेटे की लाश देखना और उसका दाह संस्कार करना बड़ा दर्द देता है। वीरेंद्र की पत्नी को परिवार की चिंता है। कहती है बेटा पढ़ रहा है, बेटी की शादी होनी है। वीरेंद्र के जाने के बाद आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। लाश जब आई तो दिमाग काम नहीं करी। अब जवान लड़का के लाश आए तो मैं क्या बोल सकता हूँ। अब लाश जब आ गए है तो दाह संस्कार तो करना ही है। फिर मैं बोले मोर बाई के भतीजा ला कि जहाँ दाह संस्कार करही वहाँ मोला लेख दे बाबू, कम से कम एक ठन कपड़ा तो ओढ़ा दो। मैं घर से निकली से कुछ नहीं जानो, देखे हो नजर भर निकलत लगे गली जात ले देखे हो तान बस। और गाड़ी धर के सर के चलाई। मैं घर से निकली थे ना, मैं कुछ नहीं जानो और हाथ को टूट गया। मैं जात ला देखे मैं हम गली जात ले देखे तान कुछ नहीं देखे। ये मामला छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर में सुर्खियां बना। फर्जी तांत्रिक आस्था का फायदा उठाकर ठगी, फिर जहर देकर हत्या। लोग हैरान थे कि कोई इतनी गहरी साजिश कैसे रच सकता है। सुखवंत अब जेल में है। मौत का जो खौफनाक खेल उसने खेला था, वही मौत अब उसे अपने इर्द गिर्द घूमती दिखती होगी। एनडीटीवी के लिए धमतरी से पूनम शुक्ला, दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा के साथ रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। साइनाइड वाला फर्जी तांत्रिक अब सलाखों के पीछे है। वो अपने किए की सजा काट रहा है। उसे उसकी करने की सजा मिली, लेकिन उसकी वजह से कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द मिला। यह घटना सबक देती है कि लालच बहुत बुरी बला है। पैसों की बरसात नहीं हुआ करती, पैसों के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। आज के लिए क्रिमिनल में इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर लेकर आएंगे जुर्म की ऐसी खौफनाक दास्तान, ताकि आप रहें सतर्क और सावधान। नमस्कार।